बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी नज़र में इसराइल और शाम की जंग रुक चुकी है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त या किसी भी वक्त आतिश फिशां पहाड़ फटने वाला है। 1000 लोगों का कत्ल हो चुका है, वहाँ पे रेप्स हो रहे हैं और बताया जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कह रहे हैं कि मर्डर्स एंड रेप्स आर हैपनिंग देयर। और इस समेत इस वक्त दरूज क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बद्दू कबाइल हैं वो वहाँ पे कैसे मुहासरा किए हुए हैं उस इलाके का, और वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम अतर साहब, रिसर्च एनालिस्ट हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं और पुराने सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम राव सर साहब। क्या हाल है आपका? मैं अल्लाह का शुक्र। सर ये क्यों आगे पीछे एकदम से इतना ज़्यादा हर तरफ से ख़तरा मंडलाने लग गया है? और मुझे तो बल्कि मैं अपने इंट्रो में ये बताना भूल गया कि बहुत जल्द मुझे ये लग रहा है कि शाम इसराइल को तस्लीम करने वाला है, और उससे पहले कुछ अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा की जा रही है। अब इस वक्त द्रूज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बस पुरसुकून है, सब सही हो गया है, सीज़ फायर हो चुका है, अमन मुआहदा हो चुका है, सत्य खैरा। आप क्या बताएंगे इस हवाले से? राव साहब ये बिल्कुल ढकोसला है, कहीं कोई जंग बंदी नहीं हुई। अल जज़ीरा को एनी शाहिदीन ने बताया है कि कल रात को सवीदा के ऊपर, शाम का वो सूबा जिसमें ये सारा प्रॉब्लम बना हुआ है, सवीदा के अंदर जो इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परवाज़ें हुई हैं, उनके जहाज़ों की आवाज़ें आती रही हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जंग बंदी सिर्फ एक ढकोसला है। अदरवाइज़ इस पे जो इसराइली एयरफोर्स है उसने बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करना नहीं छोड़ा। अगर हेलीकॉप्टर सवीदा के ऊपर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि वो शाम की हदूद की, फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो वहाँ पे पहुँच के हमले भी कर रहे हैं। अब उनका मोटिव बड़ा क्लियर है। देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि इसराइल गोलान पे हमले के बाद अब उसका मोटिव ये है कि जिस इलाकों में दरूज़ मौजूद हैं उन इलाकों को एक बफर जोन बना दे, ताकि शाम अगर कल को ताकतवर हो भी जाता है, उसकी मिलिट्री फोर्स बढ़ जाती है, वो दिफा या हमले के काबिल हो जाता है, तो भी दरमियान में एक बफर जोन हो। तो वो इसे असवीदा को और इससे लेके उर्दन की सरहद तक के इलाके को एक बफर जोन बनाना चाहता है। वो किसी सूरत नहीं बर्दाश्त करेगा कि इस जो शाम है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस का इस इलाके पे कंट्रोल हो जाए। सही। तो ये इसलिए वो दरूज़ को भी सपोर्ट किया जा रहा है। दरूज़ों की सपोर्ट का ये मतलब है कि वहाँ पे जुलानी हुकूमत जो है वो वीक हो जाएगी। ओके। क्योंकि वो उनकी बेशतर आबादी जो है ना दरूज़ों की, वो है जो साबिक सदर जिनको निकाला गया बशारुल असद, उनकी सपोर्टर। इवन जिस वक्त बशारुल असद को दिसंबर 2024 में निकाला गया था, उस वक्त जो दरूज़ सोशल मीडिया था उस पे कई लोग दुआइयाँ देते देखे गए कि हाय अब और क्या देखना रह गया, बशारुल असद तो चला गया, अब हमारे पास बचा क्या है। लेकिन हमने ये देखा है कि पहले असद और उसके बाद फिर बशारुल असद, ये दोनों सारी ज़िंदगी इसराइल को रेजिस्टेंस देते रहे, मुज़ाहिमत देते रहे, और किसी भी सूरत उनकी ना तो बालादस्ती कबूल की, ना ही उनकी कोई बात मानी। लेकिन यहाँ दरूज़ जो हैं वो 1948 से इसराइल को तस्लीम करके बैठे हुए हैं। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बद्दू कबाइल जो हैं वो सुना है कि वो दरूज़ के दरवाजे के ऊपर आए हुए हैं उनकी आबादी के, और वो कह रहे हैं कि हमने वापस नहीं जाना। इसकी क्या वजह है? देखिए, हुआ कुछ यूँ था, मैं कहानी थोड़ी सी सुना दूं जो पिछले 2-3 दिन में हुआ। वो ये हुआ कि स्टार्ट में जब मसाइल पैदा हुए और बद्दू कबाइल की और इनकी लड़ाई शुरू हुई दरूज़ों की, तो इसराइल ने अटैक किया जो बद्दू आ चुके थे। हाँ जी। और शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस जो एंटर हो रही थी अमनो अमान कायम रखने के लिए उनके ऊपर, उसके नतीजे में उन दोनों को निकलना पड़ा। तो शहर का कंट्रोल आ गया दरूज़ के पास। दरूज़ों ने उसके बाद, दरूज़ मलेशिया है, कुछ लोग उसे अल हिजरी मलेशिया भी कहते हैं, उस पर बात कर लेंगे। दरूज़ मलेशिया ने वहाँ पे कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। उन्होंने जो बद्दू कबाइल की औरतें थीं, बेसिकली अकीदे के हिसाब से वो सारे सुन्नी हैं, तो उन कबाइल की औरतों को उठाया, उनके लोगों को अगवा किया, और वो स्टिल
कैप्टिव्स हैं दरूज मलेशिया के पास, और बहुत सारे रेप केसेस भी सामने आए जिसके बारे में वो खबरें तो आ ही रही हैं। डेली असबा है, शाम का एक अखबार है, डेली असबा जो है वो रूटीन पे इस हवाले से लिख रहा है कि वहाँ पे रेप केसेस हो रहे हैं और 1000 लोग भी कत्ल हो चुके हैं। वो 1000 से ऊपर, शायद अब तादाद 1100 से ऊपर चली गई है। तो अभी आमतौर पे जब इंटरनेशनल मीडिया ने तो पूरा ढिंढोरा पीट दिया था कि दरूजों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उनका कत्ले आम हो रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि सवीदा के ऊपर दरूज का कब्ज़ा है। जी, इस वक्त सवीदा पे दरूज का कब्ज़ा है क्योंकि शाम की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बदू कबाइल को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। हाँ, और ये सवीदा जो है ये सीरिया का हिस्सा है, लेकिन इसको सिक्योरिटी इसराइल फराहम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये क्योंकि वो इसराइल से सिक्योरिटी मांगते हैं। अल हिजरी साहब ने तो मुलाकात भी की उनके जर्नैलों से, और इसराइल को उन्होंने कई मरतबा अपनी हमायत के लिए भी बुलाया। वो हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं कि दरूज कितने स्ट्रॉन्ग है इसराइल के अंदर। और दरूज ग्रुप में बहुत से ऐसे हैं जो अल हिजरी की इस इकदाम की मुखालफत भी कर रहे हैं। लैसल बलूग जो हैं वो हैं एक दरूज लीडर हैं, मलेशिया है उनकी अपनी एक छोटी सी, बड़ी मलेशिया नहीं है, उनकी छोटी सी मलेशिया है। तो उन्होंने अल हिजरी पे इल्ज़ाम लगाया कि आपकी वजह से, आपने जो इसराइल को बुलाया था उसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। उसका जवाब इन्होंने ये कह के, लैसल बलूग साहब तो चुप करके निकल गया सवीदा से। हुआ ये कि उनके घर और उनके वालिद की कब्र को मसमार कर दिया है अल हिजरी मलेशिया ने। अच्छा, तो अब इस वक्त जो बदू कबाइल हैं वो, उनका जो गुस्सा है इतना शदीद, वो कैसे ठंडा होगा? देखिए, बदू कबाइल का गुस्सा फ़िलहाल जायज़ है। वजह यह है कि वहाँ पे पहले ये डेमोग्राफी हम समझ लें कि असवीदा में बदू कबाइल अकलियत में है, बिल्कुल, अक्सरियत में दरूज हैं। तो वहाँ पे अगर जुल्म हो रहा है तो वो दरूज कर रहे हैं, ना कि बदू कबाइल। सही, ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे जब उनकी औरतें अगवा की जाएंगी, उनके लोगों को अगवा करके रखा जाएगा, औरतों के साथ रेप किया जाएगा, बूढ़ों को कत्ल किया जाएगा, बच्चों को कत्ल किया जाएगा, तो उस आप कैसे कह सकते हैं कि बदू कबाइल रेजिस्ट नहीं करेंगे? ये तो इस्लाम है जिसने बदुओं को बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ब कर दिया, वरना हम जानते हैं वो शुरू से कितने जंगजू और लड़ाका थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अब हुआ क्या है, वो पूरे सीरिया से इकट्ठे होके आ गए हैं उधर। उनकी तादाद 70,000 से कम नहीं है। मोटरसाइकिलों पे वो आ रहे हैं, अपनी अपनी 12 बोर बंदूकें उठा के आ रहे हैं, क्लाशनकोफ पे उठा के आ रहे हैं। लेकिन उनके पास F-35 नहीं है, उनके पास अपाची हेलीकॉप्टर नहीं है, उनके पास और दीगर चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से इसराइल जो है, अब आप ये देखें ना, जब पहले हुआ ये सब कुछ हो रहा था और इसराइल ने इंटरफेयर किया, तो बेसिकली जो शामी फ़ौज थी उसको भी पीछे हटना पड़ा और जो बदू कबाइल थे उनको भी पीछे हटना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ऊपर इतनी बमबारी की गई, वो पीछे चले गए। अब अगर इसराइल की इसी तरीके से सपोर्ट उनके साथ मौजूद है तो ये 70,000 हों या 1 लाख हों, क्या ये कोई फ़र्क डाल पाएंगे? देखें, ये कोई एयर फाइट तो हो नहीं रही, कोई डॉग फाइट तो हो नहीं रही। इसराइल एक हद तक ही हमले कर सकता है। इसराइल आमतौर पे रात की तारीकी में वो अटैक करता है, इस शाम पे डायरेक्ट कर ले, लेकिन इधर यहाँ पे वो दरूज़ों को मारने का भी ख़तरा नहीं मोल ले सकता। अगर वो डायरेक्ट बमबारी करेगा टारगेटेड कुछ बिल्डिंग्स पे जिनके बारे में उसे कन्फर्म होता है कि ये बदू कबाइल के कंट्रोल में है, उन पे बमबारी की है। और इस वक्त जो सवेदा का नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो सैकड़ों या शायद 1000 के लगभग लाश पड़ी है, जिसमें से वो उधर पूरे शहर में खून की बू आ रही है, और वो लाशें जो हैं उनकी बू से शहर में रहना मुश्किल है। उनमें से अक्सरियत जो है वो सुन्नी जंगजुओं की है, बद्दू जिन्हें कहते हैं आप। ओके, अब जो बद्दू हैं और उनकी जो औरतें हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप द्रूज के साथ मिलकर रह सकती हैं, तो उसने ये कहा कि अगर शामी फ़ौज को उस इलाके का कंट्रोल दे दिया जाए, अमनो अमान कायम कर दिया जाए, तो यकीनी तौर पे हम वहाँ पे रह सकते हैं। राव साहब, ये आइडियल सिचुएशन है अगर शामी फ़ौज द्रूज का कंट्रोल संभाल ले। ये चीज़ इसराइल को बारे में नहीं है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मामूली सा कन्फ्लिक्ट आ रहा है अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट के माबैन। अमेरिका ये चाह रहा है कि उधर सीज़ फायर हो, अमन अमान हो। इसराइल भी ये चाह रहा है कि उधर दरूज़ों की बदमाशी हो,
और वहाँ पे शामी फोर्स जो है वो और जो अरब बदू कबाइल हैं इनका कोई रोल ना हो। ओके, तो यानी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी बना रहा है वो अपने लिए वो एक बाकायदा दीवारें चीन खड़ी करना चाह रहा है, जिसे ह्यूमन शील्ड कह लें आप, बफर जोन कह लें। बेसिकली ये ह्यूमन शील्ड का एक इस्तेमाल है। और कल रात को उन्होंने जो हमले किए थे इसराइल ने, जब पता चला हुआ ये कि हफ्ते के रोज़ बदू कबाइल और दरूज में मुज़ाकरात हुए कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कैदी एक्सचेंज करते हैं। सही। इतवार वाले दिन इस पे अमल नहीं हो पाया, तो फिर वो जंग छिड़ी किसी लेवल पे। सही। यानी इस तरह नहीं, या बदू कबाइल जो बाहर से आए थे वो मेन रोड पे जो दमिश्क को जाने वाली शाहरा है उस पे 35 किलोमीटर पीछे हैं ज़रूर, यानी वो चले गए हैं, विड्रॉ कर गए हैं अपनी हुकूमत की वजह से, लेकिन बहुत सारी दूसरी साइडों पे वो शहर के करीब करीब मौजूद हैं। जो दरूज आबादी जहाँ पे सवीदा के अंदर आबाद है उससे इसराइल कितने फासले पे है? जी 90 किलोमीटर का फासला है, और इसराइल ये चाहता है कि ये तकरीबन 90-100 किलोमीटर की जो पट्टी है ना, इसे बफर जोन वो बना दे और डीमिलिटराइज कर दे। इसमें शाम का कोई अमल दखल ना हो, सिर्फ इंतज़ामी अमल दखल हो, बाकी सब कुछ दरूजों के हाथ में रहे जो ऑलरेडी ही इसराइल के, यानी एक नया मुल्क बनाने वाले हैं वो वहाँ पे गुलान की पट्टी और साथ में सवीदा को मिला के। इज इट पॉसिबल? ये नया मुल्क नहीं होगा, जिस तरह हिजरी मलेशिया स्टेट विद इन स्टेट होगी। स्टेट विद इन स्टेट से शायद एक स्टेप आगे चला जाए और इसराइल इस इलाके को अपना हिस्सा बना ले। देखें, जो हिजरी मलेशिया के रेडिट पे और बहुत सारे सोशल मीडिया फोरम्स पे बहुत सारे दरूज ये कह रहे हैं कि हमें गोलान के साथ इलाक कर दिया जाए। गोलान के साथ इलाक जो है इसका बिल्कुल मतलब है इसराइल के साथ इलाक, क्योंकि गोलान इसराइल के पास है, बिल्कुल उनके पास है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि ये इसराइल उनके मुंह से कहलवा रहा हो, यकीनी तौर पे जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है, उनको गवर्नमेंट से और बद्दू कबाइल से बचा रहा है, वो खाम में तो नहीं कर रहा। और शाम में दरूज कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर उधर हैं, 3 बड़े लीडर जिन्हें उकाल कहते हैं, शयूखुल उकाल के अकल वाले 3 बड़े लीडर। उनमें से सबसे बड़ा जो शेखुल अकल हैं वो हिकमत हिजरी साहब हैं। तो हिकमत हिजरी साहब जो हैं वो तो बिल्कुल इसराइल से रब्ते में हैं, और ये लोग जो गोलान के साथ इलाक की डिमांड कर रहे हैं ये सारे हिजरी साहब के लोग हैं। ओके, तो अब इस वक्त सीरिया में ये 4 लोग हैं, यानी दरूज, बद्दू, जो सीरियन गवर्नमेंट है वो, और साथ में इसराइल, ये 4 पार्टियां आपस में इस वक्त फाइट कर रही हैं। और आप ये बताएं कि आपको कितने % ये चांस लग रहा है कि यहाँ पे ये आतिशफिशा किसी भी वक्त फट सकता है? देखिए, ये बिल्कुल बारूद का ढेर पड़ा हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है और फिर ये उसके बाद आग ही आग नज़र आती है। लेकिन अब ये गुड लक होगी जुलानी साहब की, अहमद अशरा साहब की, कि अगर वो हालात को कंट्रोल करने में कामयाब ना हो जाएं, क्योंकि बदू कबाइल अपनी ख़वातीन की बेहुरमती और अपने लोगों के अगवा की वजह से शदीद गुस्से में है। सही। और उन्हें रोकना मुमकिन नहीं है। देखें, शाम कोई पाकिस्तान की तरह का एक स्टेबल कंट्री नहीं है जिसकी हुकूमत की रेट जो है पूरे मुल्क पे कायम है, और कहीं कोई गड़बड़ भी हो तो फ़ौरन उसे फोर्सेस टैकल कर लेती हैं। वो अब इतने तवील अरसे की खाना जंगी के बाद हर बंदे के पास असला है वहाँ पे, खुद का 1000 बंदे के मरने का मतलब ये है कि हर बंदे के 8-8, 10-10 रिश्तेदार तो मौजूद होंगे जो इस वक्त जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ होगा, और वो किसी भी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार जी। इनमें से भी 1000 में से भी जो दरूज फिगर दे रहे हैं वो अपनी डेथ 400 के लगभग बता रहे हैं, फिर भी 700 जो हैं वो अरब बद्दू हैं। 350 तो शामी फौज के लोगों का कहा जा रहा है कि उनके हैं, और बकाया तकरीबन इतने ही उनके हैं। इतने ही। अच्छा, अब कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि गोलान और सवीदा को शायद इसराइल ये चाहता है कि वहाँ पे ख़ुद मुख्तारी पहले डिक्लेयर की जाए और उसके बाद फिर उसको इसराइल का हिस्सा बना लिया जाए। दूसरी तरफ जो अमरीकी सफ़ीर हैं तुर्की के अंदर, वो बड़े मैसेजेस दे रहे हैं पॉजिटिव, दोस्त ममालिक के साथ, हमसाया ममालिक के साथ मिलके। क्या आपको ये लग रहा है कि सीरिया इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? एक, और दूसरा, अगर सवीदा और गुलान वाला मामला होता है तो इसका मतलब ये है कि आप सीरिया को नाराज़ कर रहे हैं। इस नाराज़गी के बावजूद भी सीरिया इस पोजीशन में होगा
कि वो तस्लीम कर ले इसराइल को? ये राव साहब देखें, वो टॉम बैरक साहब हैं जो यूएस के एम्बेसडर हैं तुर्की में, उन्होंने बड़ा मानी खेज सा ट्वीट किया है कि वो यूनाइटेड सीरियन आइडेंटिटी इन पीस प्रॉस्पेरिटी विद इट्स नेबर, कि अपने नेबर्स के साथ सीरिया को यूनाइट करें, और साथ में सुन्नी, और उन्होंने सुन्नी अलग लिख दिया, बद्दू अलग लिख दिया, द्रूज अलग लिख दिया, और साथ में हमसायों का जिक्र भी कर दिया। जी, इसका मतलब ये है कि तुर्की और अमेरिका सेम पेज पे हैं। वो ये चाहते हैं कि सीरिया की जो यूनिटी है, जो उसकी मौजूदा जियोग्राफी है, ये बरकरार रहे और वो अच्छे टर्म्स पे आ जाए इसराइल के साथ। और सऊदी अरब भी जुलानी साहब को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की भी जुलानी को सपोर्ट कर रहा है, तो इस वक्त जो ब्लॉक है वो अमेरिकन ब्लॉक वाली साइड पे ही ज़्यादा झुकाव जा रहा है। राव साहब, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, वो दुनिया में कभी बोली नहीं जाती, उनको सिर्फ जज किया जाता है। जुलानी साहब को जिस तरह हुकूमत दे दी गई और बशारुल असद को एकदम डिसमेंटल करके निकाल दिया गया, और बगैर उन्होंने किसी मज़ामत के ऑलमोस्ट उनके हाथ में हुकूमत आ गई। चंद मुजाहरों के ज़ोर पे 50 साल आप आमरीत को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते जब तक वो अंदर में से पूरी प्लानिंग ना हो, खोखला ना हो जाए, और उसके बाद प्लानिंग ना हो, सपोर्ट ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पूरी प्लानिंग थी जुलानी साहब को लाने की। जुलानी साहब के लिए अब इशू ये है कि वो शाम के लोगों की नज़र में भी तो अपना इमेज बनाएंगे, इसलिए वो इससे वरना हो सकता है वो बड़े आराम से इससे दस्तबरदार हो जाते, इस एरिए से इसे बफर जोन करार दे देते, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी अपनी। अब उन्होंने पॉपुलैरिटी भी बरकरार रखनी है और जो उनके बैनुल-अक़वामी सरपरस्त हैं उन्हें भी खुश करना है। तो अब इसका मुझे ये होता नज़र आ रहा है कि ये बफर स्टेट बन जाएगी किसी सूरत, ये स्टेट ना भी बने, एक बफर जोन ज़रूर बन जाएगा, और हो सकता है अगले 2-3-4 महीनों में ख़बर आए कि जुलानी साहब ने तस्लीम कर लिया इसराइल को, और मुमकिन है उसके पीछे और दूसरे बड़े मुस्लिम ममालिक भी चल पड़े। बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम अतर साहब। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि इसराइल पे दर पे हम फतूहात कह लें, कामयाबी कह लें, कि आप ये हिज़्बुल्लाह से लेके, हमास से लेके, ईरान से लेके, सीरिया तक, बशारुल असद की हुकूमत तक, उसके रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें एक एक करके ख़त्म हो रही हैं। एक क्राइसिस ख़त्म होता है और दूसरा जन्म ले लेता है। यहाँ पे ये चीज़ हैरान कुन है कि जब तक एक क्राइसिस ख़त्म नहीं होता दूसरा जन्म नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि क्राइसिस को खुद अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पता नहीं उम्मत कहाँ है और उम्मत मुस्लिमा कब आँख खोलेगी। खुद मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा के जो है वो मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हम तो अफसोस का जारी कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।